Hello, welcome back once again in basic electronics subject. In the last lecture, we have uh, completed the topic of what are the different types of rectifier circuit, and we have also done the comparison among the three types of rectifier, that is half wave rectifier, center tap full wave rectifier, and bridge tap full wave rectifier. Also, we have seen some numericals also related with this rectifier circuit. Now today's lecture topic is continuation part of the previous rectifier circuit. I have told you we are going to see the same circuit once again, but with additional components also. Now today's lecture topic is we are going to start with the filter section. It is also a part of your second chapter only. This is also a unit 2 only, continuation of unit 2, chapter number 2 rectifiers. Now in this particular lecture we are going to see the new thing that is used along with the rectifier is filters also. Now as I have told you, your rectifiers are converting your AC into pulsating DC. Okay, so what do you mean by pulsating DC? The pulsating DC means what? Some amount of ripples AC components is still also present in your output. So rectifiers are not purely converting your AC into DC, it is converting into pulsating DC. And pulsating DC means what? Is still the AC part, AC components is present in your output. So for further improving, for further making the pure form, we have to use filters along with those rectifiers. So the role of filters is used for converting your rectified output, that is pulsating DC, into a pure DC form. ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है रेक्टिफायर जो है उसने रेक्टिफिकेशन किया है, उसने समहाउ डीसी में लाने की कोशिश किया है, लेकिन वो एग्जैक्ट डीसी में नहीं लेके आता है। आपको डीसी का पता है, डीसी मीन्स व्हाट, डायरेक्ट करंट विच इज हैविंग अ स्ट्रेट लाइन। बट हम लोग ने अपने रेक्टिफायर के आउटपुट में देखे, हम लोग को कहीं पे भी स्ट्रेट नहीं मिला है। हम लोग को बल्कि सेम अमाउंट ऑफ करंट पल्सेस और वोल्टेज के पल्सेस नज़र आए, जस्ट वो नेगेटिव का किस पे आ गया, पॉजिटिव हाफ सेक्शन में आ गया। तो वो प्योर डीसी का फॉर्म तो हुआ नहीं, उसने रेक्टिफिकेशन किया है लेकिन प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं किया है। तो प्योर डीसी में लेके आने के लिए अपने आउटपुट को आपको एग्जैक्ट पूरा प्योर फॉर्म ऑफ डीसी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर रेक्टिफायर, या रेक्टिफायर के साथ में आपको आगे फिल्टर से भी यूज़ करना पड़ेगा, फिल्टर सर्किट को भी यूज़ करना पड़ेगा, फिल्टर्स के जो कंपोनेंट है उसको भी यूज़ करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, जो आपका एक्चुअल एसी इनपुट है वो आपको प्योर डीसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिलेगा। तो इसके लिए देखो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे वही दिया हुआ है, फिल्टर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज अलॉन्ग विद रेक्टिफायर्स। तो फिल्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, वो यूज होते हैं, किसके साथ में यूज होते हैं, रेक्टिफायर के साथ में यूज होते हैं टू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करना है, पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी। ओके, तो अब ये टास्क आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फिल्टर का क्या काम है। तो फिल्टर का काम ये है कि जो आपको पल्सेटिंग डीसी मिला, उस पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट करेगा किसमें, प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे उसका डायग्राम आपको नज़र आ रहा है नीचे, दिस इज अ रेक्टिफायर ब्लॉक। तो इस रेक्टिफायर को जो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो वो आप जस्ट एक ब्लॉक ड्रॉ करके अंदर रेक्टिफायर नाम लिखते हो। तो ये एक्चुअल आपका ऐसे इनपुट था रेक्टिफायर को, आपने उसको कन्वर्ट किए किसमें, पल्सेटिंग डीसी में। नाउ दिस पल्सेटिंग डीसी आउटपुट यू आर गिविंग टू फिल्टर सर्किट। नाउ दिस फिल्टर सर्किट इज गोइंग टू कन्वर्ट योर पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी, प्योर डीसी फॉर्म। तो दोनों का डायग्राम नीचे आपको नजर आएगा। हम लोग ने रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ इस तरीके से देखे थे, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ इस तरीके से था। इट इज़ नॉट प्योर डीसी, इट इज़ पल्सेटिंग डीसी। तो आपने इसको फिल्टर में प्रोवाइड किए। नाउ फिल्टर ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया प्योर डीसी फॉर्म में, जो आपको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट डायग्राम, ये आपका जस्ट कॉन्सेप्ट डायग्राम है। ये कॉन्सेप्ट डायग्राम को एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि आप इस तरीके का इनपुट देंगे और इस तरीके का आउटपुट पाएंगे। पल्सेटिंग डीसी टाइप का इनपुट प्रोवाइड करेंगे फिल्टर को, और प्योर टाइप ऑफ डीसी सिग्नल आप आउटपुट में जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर सर्किट। तो ये कॉन्सेप्ट डायग्राम है। नाउ अब कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स होते हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और हम लोग इसको पूरे सर्किट के साथ देखने वाले हैं, विथ ईच एंड एवरी सर्किट एंड ऑफ ईच टाइप ऑफ फिल्टर वी आर गोइंग टू सी विथ ईच टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट। तो जिसमें टाइप्स ऑफ फिल्टर्स में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, फर्स्ट टाइप जो है वो
इनपुट कैपेसिटर फिल्टर, जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर ही यूज होता है खाली ये फिल्टर में, एक सिंगल कंपोनेंट दैट इज ओनली कैपेसिटर इज यूज, और उसको शंट में यूज करते हैं। शंट का मतलब क्या होता है? दैट थिंग यू आर यूजिंग इन पैरेलल। सीरीज तो उसके साथ में होता है, बाजू में होता है, और शंट का मतलब क्या होता है? पैरेलल। तो ये फिल्टर में, इनपुट कैपेसिटर फिल्टर में खाली अलोन एक कैपेसिटर कंपोनेंट यूज होता है, और वो भी कहाँ पे यूज होता है? पैरेलल टू द लोड, लोड के पैरेलल में आप यूज करते हो। तो दैट्स वाई उसको बोलते हैं शंट कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो इस फिल्टर का नाम शंट कैपेसिटर फिल्टर भी बोला जाता है। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट जो टाइप का फिल्टर देखोगे वो है सीरीज इंडक्टर, जो कि सीरीज में यूज होता है। इंडक्टर इज यूज्ड इन सीरीज, कैपेसिटर इज यूज्ड इन शंट। तो इंडक्टर को चोक भी बोला जाता है, तो इसके लिए इसका नाम क्या दिया हुआ है? चोक फिल्टर। चोक मतलब इंडक्टर ओनली। जो आपको कॉइल नज़र आता है, वाइंडिंग नज़र आता है, तो कॉइल इज नथिंग बट चोक ओनली। तो सीरीज में अगर आप आउटपुट के सीरीज में, यानी लो रेजिस्टेंस के सीरीज में अगर इंडक्टर का यूज़ करोगे तो उसको सीरीज इंडक्टर फिल्टर भी बोलते हैं, चोक फिल्टर भी बोलते हैं। तो दो कंपोनेंट हो गए आपके फिल्टर में यूज होते हैं, एक अलोन कैपेसिटर का यूज करना, एक अलोन इंडक्टर का यूज होना। थर्ड टाइम में आपको दोनों का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। जब दोनों भी फिल्टर का काम कर रहे हैं तो क्यों ना और बेटर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके उस फिल्टर का नाम क्या बन जाएगा? एल सी। एल स्टैंड फॉर इंडक्टर, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर। तो इसका नाम जो थर्ड टाइप ऑफ फिल्टर है उसका नाम क्या है? एल सी फिल्टर। और फोर्थ वाला जो टाइप है वो अगेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स। वो अगेन दो फिल्टर का कॉम्बिनेशन वापस से यूज हुआ है। अब इस का नाम जो दिया हुआ है आपको सी एल सी। नाउ इस सी एल सी फिल्टर में आपको दो फिल्टर का अगेन कॉम्बिनेशन मिलेगा। दो फिल्टर कौन सा? पहला वाला फिल्टर जो अलोन कैपेसिटर था, तो अलोन कैपेसिटर का सी, और थर्ड वाले का एल सी। ये दो का फिल्टर का कॉम्बिनेशन बन गया सी एल सी। तो इसका जो सी एल सी जो टाइप है वो रिप्रेजेंट होता है पाई के जैसा, तो इसके लिए उसको पाई फिल्टर भी बोला जाता है। एक तरफ पैरेलल में कैपेसिटर, सीरीज में इंडक्टर, फिर पैरेलल में कैपेसिटर। तो ये किसके जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है? सिंबॉलिकली किसके जैसा दिख के आ रहा है? पाई के जैसा दिख के आ रहा है, तो इसके लिए उसको पाई फिल्टर भी बोला जाता है। तो ये चार टाइप के फिल्टर्स जो है वो हम लोग अपने ये पर्टिकुलर आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स आर देयर? तो फर्स्ट वन इज शंट कैपेसिटर फिल्टर, second one is series inductor filter, third one the combination of both LC filter, and fourth one is the combination of C and LC, which is also known by the name pi filter. So I hope आपको ये चार टाइप्स के नाम मालूम पड़ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन इन डिटेल फिल्टर को करने वाले हैं। सबसे पहला जो फिल्टर वो आपका कौन सा है? शंट कैपेसिटर। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर को हम लोग देखेंगे वन बाय वन विथ ईच रेक्टिफायर सर्किट। तो वन बाय वन विथ ईच रेक्टिफायर सर्किट मतलब क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के साथ में भी देखेंगे, इसके बाद आप सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में भी देखेंगे, और इसके बाद लास्ट में फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के साथ में भी देखेंगे। तो इस तरीके से जितने भी फिल्टर्स हैं उन सारे फिल्टर्स को हम लोग तीनों टाइप के रेक्टिफायर की सर्किट के साथ में देखेंगे विद देयर इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। ओके, बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है यहाँ तक आप लोग को? ऑल ऑफ यू गेटिंग? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ना यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ना सबसे पहले आपको थोड़ा ये और अच्छी तरीके से ज़रा क्लियर हो जाए, तो इसके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर को पहले ना कवर करते हुए मैंने डायरेक्टली सबसे पहले सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर को कवर किया। क्यों सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर को कवर किया है उसका रीज़न आपको मालूम पड़ जाएगा। बिकॉज इन सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर आपको रेक्टिफिकेशन कहाँ पे मिलता है? दोनों में मिलता है बराबर। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मिलता है। तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस ऑफ वर्किंग के एक्सपेक्ट के हिसाब से पहले हम लोग ये टाइप का ही सर्किट डायग्राम को लेंगे, कवर करेंगे। तो एज यू कैन सी दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ योर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर ओनली। और इस सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आपको नजर आएगा। पैरेलल में आपने क्या यूज किया? इधर पे पैरेलल में आपने इधर पे क्या यूज किए? कैपेसिटर को यूज किए। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ओनली ये कैपेसिटर फिल्टर का सर्किट हटा दो, तो ये हम लोग ने ये सर्किट डायग्राम देखे थे। दिस सर्किट डायग्राम इज ऑफ नथिंग बट सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर।
तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में आपका लास्ट में क्या होता है, RL। RL स्टैंड फॉर, RL स्टैंड फॉर Resistor and inductor. नहीं, दिस RL इज ओनली R ओनली ना भाई, रजिस्टर ही, इसमें कहाँ से कॉइल आ गया। Load. हाँ बोलो, लोड रजिस्टर। इट इज नॉट रजिस्टर इन इंडक्टर। दिस L इज रिप्रेजेंटिंग लोड। L जो है वो बाजू में नहीं है, उसके नीचे, उसके नीचे बिलो में लिखा हुआ है। इट इज नॉट नेक्स्ट टू R। तो ये R रजिस्टर है, लेकिन ये कौन सा वाला रजिस्टर है, लोड का रजिस्टर है। तो दैट्स वाई उसको रिप्रेजेंट करते हैं RL। हम लोग बोलते हैं RL है, इसका मतलब ये नहीं कि R के बाजू में L है। इन द बिलो सब्सक्रिप्ट में नीचे लिखा हुआ है L। तो दिस इज लोड रेजिस्टेंस। तो ये सिर्फ ओनली रजिस्टर है। तो इस लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम लोग ने यहाँ पे क्या यूज़ किए, कैपेसिटर को यूज़ किए, और वो भी पैरेलल में यूज़ किए, इसलिए उसको शंट बोलते हैं। तो कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में यूज़ होता है, और इंडक्टर हमेशा जो यूज़ होता है वो किस में यूज़ होता है, सीरीज़ में। तो उनकी वर्किंग के हिसाब से जो वर्किंग है, उस वर्किंग को मद्देनज़र देखते हुए कैपेसिटर इज ऑलवेज यूज इन पैरेलल एंड इंडक्टर इज ऑलवेज यूज इन सीरीज। उसका एक शॉर्टकट रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कि पैरेलल में सर इसको क्यों यूज़ करते हैं, सीरीज़ में क्यों यूज़ करते हैं। देखो, कैपेसिटर का आपको नॉर्मल टास्क तो पता ही होगा। कैपेसिटर का नॉर्मल टास्क क्या है, उसको क्या पर्पज़ पे यूज़ करते हैं, Storing energy. स्टोरिंग। ओके, तो कैपेसिटर का काम, नॉर्मल काम सिर्फ यही है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। स्टोरिंग एनर्जी मीन्स व्हाट, यू आर जस्ट गोइंग टू चार्ज। कैपेसिटर का काम सिर्फ यही होता है, अपने आप को चार्ज कर लेने का, और एक बार जब चार्ज हो जाए तो अपने आप को खाली कर देने का। कैपेसिटर का सिर्फ यही काम है। कैपेसिटर का और कुछ काम नहीं है। जब उसके सामने कोई एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी को वहाँ तक जाओ, पूरा चार्ज कर लो, और जब एक बार फुल्ली चार्ज हो जाओ तो फटाक से क्या हो जाओ, खाली भी हो जाओ, उसको खाली भी कर दो। तो कैपेसिटर का रोल जो है ना, उसी को चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का है। जब उसके सामने कोई मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है, तो उस मैक्सिमम वोल्टेज की तरफ चार्ज होने की कोशिश करता है, और जब पूरा मैक्सिमम वोल्टेज चार्ज हो जाता है तो अपने आप को खाली करने की कोशिश करता है। तो कैपेसिटर का काम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का है। तो शॉर्टकट तरीके में एक ये भी इसका मीनिंग होता है कि कैपेसिटर आर यूज फॉर पासिंग एसी एंड ब्लॉकिंग डीसी। तो कैपेसिटर किसके यूज होते हैं, वो एसी को क्या करते हैं, पास करते हैं, और डीसी को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग मतलब क्या, कौन से टाइप का वेवफॉर्म बनने वाला है, अल्टरनेटिंग बनने वाला है। अल्टरनेटिंग, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, इट इज गोइंग टू पास एसी एंड ब्लॉक डीसी। और सीरीज का अपना इंडक्टर का उल्टा है। इंडक्टर क्या करता है, इट इज गोइंग टू पास डीसी ब्लॉक एसी। तो इंडक्टर इज पासिंग डीसी एंड ब्लॉकिंग एसी, एंड कैपेसिटर इज पासिंग एसी एंड ब्लॉकिंग डीसी। तो यहाँ पे कैसा फिर क्या यूज हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान से देखो, कैपेसिटर के नीचे क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ ना। ये हम लोग ने देखे थे, ये बीच वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, जो भी एसी कंपोनेंट है आउटपुट का, उसको पास करेगा। अब वो आपस में पास कर रहा है, और ब्लॉक किसको कर रहा है, डीसी। तो आगे डीसी पहुंचाएगा, एसी को पास करेगा, यानी अपने आप से एसी को पास करेगा, अपने थ्रू एसी को पास करेगा, और पास करके क्या कर देगा, उसको ग्राउंडिंग। तो इस तरीके से हम लोग एसी कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं, आउटपुट से रिमूव कर रहे हैं। तो कैपेसिटर इसलिए पैरेलल में यूज होता है। तो पैरेलल में यूज करके आप उसको क्या कर रहे हो, वो एसी कंपोनेंट को पास करेगा और क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा, और आगे किसको जाने देगा, डीसी कंपोनेंट को जाने देगा। ये तो एक मेरा शॉर्टकट तरीका था आपको जो समझाने का, कि किस तरीके से फिल्टरिंग होती है कैपेसिटर को भी यूज करके। तो कैपेसिटर का एक रोल ये भी है, इट इज पासिंग एसी एंड ब्लॉकिंग डीसी। तो इन दिस सर्किट इट इज पासिंग एसी, सो वेयर इट इज पासिंग टू द ग्राउंडिंग। तो ग्राउंड कर रहा है, और बाकी आगे डीसी आपका जा रहा है। चलो ठीक है, ये तो एक वन एस्पेक्ट था आपको समझाने का। हम लोग को तो डिटेल में कुछ और ही समझना है, यहाँ पे किस तरीके से आपको प्योर फॉर्म ऑफ डीसी मिल रहा है वो हम लोग को समझना है। तो पहले बात तो आपको ये सर्किट डायग्राम क्लियर हो गई कि ये जो सर्किट डायग्राम है वो आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस। नाउ कमिंग टू द वेव फॉर्म। अब ये मेन चीज़ आपको वेव फॉर्म से समझ में आएगा कि हाउ दिस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ प्योर डीसी फॉर्म। नाउ यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम जो दिख रहा है, ये आपको रेक्टिफायर का आउटपुट दिख रहा है। जो डॉट डॉट करके हिडन में जो आपको मार्क किया हुआ जो डायग्राम दिख रहा है, वेवफॉर्म दिख रहा है, दिस वेवफॉर्म इज ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट। तो अगर आप फिल्टर का यूज़ नहीं करते हो, तो फिल्टर का नहीं यूज़ करते हुए आपको जो रेक्टिफायर का आउटपुट मिलता है, वो जस्ट आपको फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट पता ही है आपको, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी रेक्टिफायर मिलता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल का भी रेक्टिफायर मिलता है। तो ये जो डॉट डॉट हाईलाइटेड किया हुआ है, इट इज़ इंडिकेटिंग
द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। तो ये आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर था। अब आउटपुट ऑफ फिल्टर क्या होगा, वो डार्क में मार्क किया हुआ है। वो डार्क में क्या मार्क किया हुआ, वो जरा आप लोग ध्यान से देखो। तो पहला सिनेरियो तो आपको पता है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो रेक्टिफिकेशन मिलता है आपको, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में रेक्टिफिकेशन किसके थ्रू मिलता है, कौन से डायोड के कंडक्ट होने की वजह से मिलता है, डायोड D1। तो इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सप्लाई, जब भी एसी सप्लाई का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड D1 कंडक्ट करेगा। D2 क्या होगा उस टाइम पे, रिवर्स बायस होगा। तो D2 रिवर्स बायस होगा, D1 कंडक्ट करेगा। नाउ D1 कंडक्ट करेगा मतलब करंट को क्या करेगा, आगे फ्लो करेगा। तो करंट कंडक्शन आगे फ्लो जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, लोड रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो वोल्टेज जो मिलने वाला है, वो अभी यहाँ पे उसके पैरेलल में क्या आ गया, कैपेसिटर। तो अब जैसे ही कैपेसिटर को कुछ वोल्टेज मिलेगा, जब इनिशियली कैपेसिटर खाली था, ब्लैंक था, लेकिन जैसे उसके सामने कोई वोल्टेज आने लगा, कोई वोल्टेज मिलने लगा, तो वो क्या करेगा, फौरन उसको क्या करेगा, चार्ज करना चालू करेगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में जब D1 आपका ऑन है, तो यहाँ से इनिशियली जो कैपेसिटर ब्लैंक था, वो अपना कैपेसिटर क्या करने लगा, चार्ज करना चालू किया। तो कैपेसिटर इज चार्जिंग टिल वेयर, कहाँ तक चार्ज करेगा, जहाँ तक का उसको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, बराबर है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो रेक्टिफायर आउटपुट है, तो उस रेक्टिफायर आउटपुट का जो पीक वोल्टेज है, उस पीक वोल्टेज तक आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो गया। और उसका चार्ज, उसका जो पॉइंट मैंने ए से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ तक की सिचुएशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल का रेक्टिफिकेशन में डायोड D1 ऑन होता है, ये सबको पता है। और पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल के रेक्टिफिकेशन में कौन सा वाला डायोड ऑन होता है, D2 ऑन होता है। तो ये पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 ऑन होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या किए हम लोग ने, कैपेसिटर को प्लेस किए। तो कैपेसिटर को प्लेस करने की वजह से अब जब वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, तो कहाँ तक चार्ज हो गया, मैक्सिमम पीक वोल्टेज तक चार्ज हो गया। अब मैक्सिमम पीक वोल्टेज तक चार्ज होकर अपने इसने अपना वोल्टेज बढ़ा लिया। मैक्सिमम पीक वोल्टेज तक चार्ज होकर इधर पे वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है, वो किसके सामने अपीयर हो जाएगा, ये डायोड का क्या होता है पीछे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, एनोड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, सबको पता है ना आपको, डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है। ये सब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है और नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो वो फॉरवर्ड बायस होता है। हाँ, ये चीज हम लोग सब जानते हैं कि जब ये जो एनोड है ये पॉजिटिव होता है और ये कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। यही सब जानते हैं ना हम लोग सब, इसलिए फॉरवर्ड बायस बोलते हैं ना उसको। ये यस सर। एनोड एनोड जो है वो पॉजिटिव और कैथोड जो है नेगेटिव। तो इसका मीनिंग एक ये भी है, मैं आपको एक ये भी क्लियर करा दूं कि एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव का मतलब ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस भी होता है। एनोड वाले का पोटेंशियल हमेशा क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए कैथोड वाले के पोटेंशियल से। तो डायोड को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, ये टेक्निकल टर्म है। हम लोग अपने ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको क्या समझाया था कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब एनोड को पॉजिटिव देते, कैथोड को नेगेटिव देते। अब जब मैं आपको और थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा डीप में लेके जा रहा हूँ, डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, व्हेन एनोड इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू कैथोड लोअर पोटेंशियल। इसका मीनिंग एक ये भी है। तो डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, whenever एनोड इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू कैथोड। तो जब आपका एनोड हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहेगा कैथोड से, तभी आपका डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। मतलब एनोड की तरफ पोटेंशियल वोल्टेज मतलब वोल्टेज ज़्यादा होगा कैथोड के कंपैरिजन से, तो वो डायोड माना जाएगा फॉरवर्ड बायस। अब क्या हो गया, आपने कैपेसिटर को प्लेस किए, कैपेसिटर ने क्या किया, मैक्सिमम पीक वोल्टेज तक चार्ज कर लिया। अब मैक्सिमम पीक वोल्टेज तक चार्ज करने की वजह से इसने क्या किया, कैथोड का पोटेंशियल बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया। अब ये जो वोल्टेज जो इसने स्टोर कर लिया, तो ये जो पूरा वोल्टेज है वो किसके सामने आएगा, किसके सामने अपियर होगा, इस डायोड के सामने अपियर होगा। नाउ इस डायोड के सामने जब अपियर होगा, तो डायोड के सामने ये टर्मिनल कौन सा है, दिस टर्मिनल इज कैथोड। तो इसने क्या किया, कैथोड का पोटेंशियल बढ़ा दिया। तो कैथोड का पोटेंशियल बढ़ाने की वजह से अब डायोड फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, वो रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड रिवर्स हो जाएगा और डायोड डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग को जैसा पता था रेक्टिफायर के आउटपुट में डायोड जो है वो पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल के रेक्टिफिकेशन में फॉरवर्ड बायस होता है। लेकिन अब आपने कैपेसिटर को प्लेस करने की वजह से क्या किए, तो कैपेसिटर को प्लेस करने की वजह से डायोड जो था वो आपका फॉरवर्ड बायस सिर्फ इतने सेक्शन में ही रहेगा। So till here where capacitor is charging till peak voltage Vm, जब तक कैपेसिटर आपका पीक वोल्टेज तक चार्ज हो रहा था, तब तक का आपका डायोड फॉरवर्ड बायस था।
लेकिन जैसे कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो गया, नाउ दिस डायोड विल बिकम रिवर्स बायस इंस्टेंटेनियसली। वाई? क्योंकि अब ये जो पोटेंशियल है वो भी सेम बराबर में आ गया है एनोड के। तो जो एनोड का पोटेंशियल है वही अब कैथोड का भी पोटेंशियल आ गया, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होकर उसका पोटेंशियल बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया तो मतलब ये डायोड क्या हो जाएगा, उसी टाइम रिवर्स में चला जाएगा, नॉन कंडक्शन में चला जाएगा। और जैसे ही नॉन कंडक्शन में जाएगा, अब आपका क्या होगा, आप कोई फर्दर अब तो आने वाला नहीं है, फर्दर कोई सप्लाई तो आने वाला नहीं है। अब ये कैपेसिटर उस चार्ज को रख के करे क्या, इसने तो अपने आप को बढ़ा लिया जितना जहाँ तक चार्ज करना था। अब फौरन फिर कैपेसिटर क्या करेगा, अपने आप को खाली करना चालू करेगा, और वो खाली किसके सामने करेगा, लोड रजिस्टर के सामने। तो कैपेसिटर इज गोइंग टू डिस्चार्ज इंस्टेंटेनियसली। तो जब कैपेसिटर ने चार्ज कर लिया, अपने आप को फुल्ली चार्ज कर लिया, पीक वोल्टेज तक चार्ज कर लिया, वो चार्ज होने की वजह से फिर डायोड को क्या कर दिया, उसने रिवर्स बायस कर दिया। अब रिवर्स बायस भी हो गया, अब इसके पास कैपेसिटर अपना वोल्टेज को होल्ड करके कहाँ तक रखेगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रजिस्टर RL वो आपको क्या, अपने आप को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, खाली करेगा। तो इस RL के अक्रॉस में अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, खाली करेगा। तो यहाँ से ये जो मार्क करता हुआ आपको लाइन दिख रहा है, तो दिस सेक्शन, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू किया। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्ज तो आपको मालूम है वो एकदम फौरन तो नहीं करता है, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा टाइम ले रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, अपने आप को खाली कर रहा है। जैसे ही खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, अब खाली करते करते वापस से उसके सामने नया वोल्टेज आ गया। यानी वापस से क्या हो गया, ये अपने आप को जब वो खाली कर रहा था, मेंटेन कर रहा था, तो इसका पोटेंशियल वापस से क्या आ गया, अभी इधर पे कम आ गया, क्योंकि नेक्स्ट हाफ साइकिल में कौन सा डायोड कंडक्ट करता है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D2 क्या करता D2 है, यस। तो डायोड D2 जब कंडक्ट करता है, तो D2 कंडक्ट करने की वजह से जो उसका सामने का जो वोल्टेज है वो उस पर चार्ज करने लग जाएगा। तो एज सुन एज डायोड इज डिस्चार्जिंग इटसेल्फ थ्रू RL, तो जैसे जब डायोड डिस्चार्ज कर रहा था, तो डिस्चार्ज करते 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 सडनली वापस से उसके सामने अपीयर हो गया न्यू मैक्सिमम वोल्टेज। अब उसके सामने न्यू मैक्सिमम वोल्टेज का चैलेंज आ गया विद द हेल्प ऑफ सेकेंड साइकिल डायोड D2 की वजह से। तो फिर क्या करेगा, आपका कैपेसिटर फिर चार्ज करना चालू करेगा, और फिर से चार्ज कहाँ तक चालू करेगा, जहाँ तक का उसको मैक्सिमम पीक वोल्टेज मिलेगा। तो मैक्सिमम पीक वोल्टेज मिल गया, फिर वापस से वो क्या कर देगा, डायोड D2 को रिवर्स बायस कर देगा, और रिवर्स बायस करेगा, कैपेसिटर इज गोइंग टू डिस्चार्ज अगेन। तो दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग विल कंटिन्यू। तो जो आपको पहले रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिल रहा था, अब समहाउ आप उस रेक्टिफायर आउटपुट को क्या कर रहे हो, आप उसको नियर टू द DC लेके आ रहे हो। तो ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की वजह से आप क्या कर रहे हो, थोड़ा नियर, एग्जैक्टली DC लाइन तो नहीं बन रही है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही है, बट नियर टू द स्ट्रेट लाइन ऑफ आउटपुट को लेके आ रहे हो। और यहाँ पे डायोड के कंडक्शन नॉन कंडक्शन में भी चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर। अब डायोड का कंडक्शन नॉन कंडक्शन का पोजीशन पूरा चेंज हो गया। ये नीचे आपको ना डायोड के कंडक्शन नॉन कंडक्शन का स्टेट मिल रहा है। तो फ्रॉम 0 to A, ये 0 to A रीजन में कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है, D1 कंडक्ट कर रहा है, D1 ऑन है। अब यहाँ से लेके रीजन A से लेके रीजन दिस पर्टिकुलर B, ये रीजन A से लेके रीजन B, रीजन A से लेके रीजन B में आपका D1 भी ऑफ हो गया है, और D2 तो ऑफ था ही, सॉरी D2 ऑफ नहीं था, D2 भी ऑन था। कहाँ से, इनिशियली यहाँ से। लेकिन अब जब तक का आपके सामने मैक्सिमम वोल्टेज नहीं आएगा, कोई भी डायोड कंडक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज को ज़्यादा होल्ड करके रख रहा था। तो यहाँ तक का, जब तक का कैपेसिटर के सामने कोई न्यू मैक्सिमम वोल्टेज नहीं आता है चार्ज होने के लिए, तो वहाँ तक का आपके दोनों भी डायोड क्या थे, ऑफ थे। नाउ जैसे ही न्यू वोल्टेज आ गया, तो ये सेकेंड हाफ साइकिल कौन से कंडक्शन वाले डायोड का है, D2 वाले का है। अब यहाँ से आपका D2 ऑन होगा, कहाँ तक चार्ज करेगा, मैक्सिमम उसको पीक वोल्टेज जहाँ तक मिलेगा। तो मैक्सिमम पीक वोल्टेज जहाँ तक मिला, तो फॉर एग्जांपल वो C रीजन है, तो C रीजन तक आपका D2 ऑन रहेगा। नाउ अगेन फ्रॉम C to D दोनों भी डायोड क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। आपका D2 भी ऑफ रहेगा और D1 भी ऑफ रहेगा। सो इन दिस वे ये सब रीजन जो है वो आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है कि कौन से रीजन में कौन सा वाला डायोड काम करेगा, ऑन करेगा, और कौन से रीजन में दोनों भी डायोड ऑफ रहेंगे। पहले रेक्टिफायर में क्या हो रहा था, पहले रेक्टिफायर में अकेला सिर्फ जब हम लोग रेक्टिफायर पढ़ लेते, तो रेक्टिफायर में अकेले पढ़ने में हम लोग ने सिर्फ ये देखे पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 पूरा ऑन रहता है और D2 पूरा ऑफ रहता है। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो उसमें D2 पूरा ऑन रहता है, D1 ऑफ रहता है। लेकिन आप कैपेसिटर को लेके आने की वजह से देखो दोनों का कंडक्शन नॉन कंडक्शन कितना चेंज हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में दोनों के ऑन और ऑफ होने की जगह बदल गई। तो 0 to A में
D1 ऑन हो रहा है, लेकिन A to B में दोनों भी ऑफ हो रहे हैं। फिर B to C में D2 ऑन हो रहा है, फिर अगेन C to D में दोनों ऑफ हो रहे हैं। तो ये रीज़न मैंने आपको जो समझाया हूँ, वो कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है, उसकी वजह से ये डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस हो रहे हैं। तो डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब हमेशा एनोड का पोटेंशियल हायर होता है कैथोड के पोटेंशियल से। तो अगर दोनों का बैलेंस भी हो गया, सेम भी हो गया, तो भी डायोड आपका कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस होने के लिए, कंडक्शन होने के लिए हमेशा एनोड का पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए कैथोड के पोटेंशियल से। तो ये रीज़न है। तो आपको ये पूरा पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन यही दिखाई देगा इधर पे। वर्किंग 0 to A रीजन, तो वर्किंग 0 to A रीजन यानी ये 0 to A रीजन में क्या हो रहा है? इन दिस रीजन डायोड D1 विल कंडक्ट एंड कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग टिल पीक वोल्टेज। तो ये रीजन में क्या हो रहा है? डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है और कैपेसिटर चार्ज कर रहा है अपने आप को इनिशियली से लेके कहाँ तक का? VM तक का। VM यानी क्या होता है? पीक वोल्टेज, मैक्सिमम एक पीक वोल्टेज। वोल्टेज। यस। फिर उसके बाद रीजन A to B में क्या हो रहा है? रीजन A to B, तो ये जो रीजन है, रीजन A to B में, इन दिस रीजन बोथ द डायोड्स विल बी रिवर्स बायस। तो दोनों भी डायोड क्या हो जाएंगे? रिवर्स बायस हो जाएंगे एंड कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू RL। और दोनों का डिस्चार्ज होने का रीजन मैंने बता चुका हूँ। क्या रीजन है? रीजन ये है कि पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में D2 तो ऑफ होता ही है, लेकिन D1 भी ऑफ हो रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये पोटेंशियल भी क्या आ गया? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने की वजह से सेम पोटेंशियल आ गया एज कम्पेयर टू एनोड। दैट्स वाई डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया। अब ये पोटेंशियल भी बढ़ गया ना कैथोड का, कैपेसिटर के चार्ज होने की वजह से। तो इस केस की वजह से क्या हो गया? डायोड आपका रिवर्स बायस हो गया। और D2 भी जो पहले स्टार्टिंग में पूरा कंडक्ट कर रहा था, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, वहाँ तक का मैक्सिमम मेंटेन करके रखा था, इसलिए वो भी चुपचाप था, बंद था। यहाँ पे भी पोटेंशियल जब तक हायर था, तो ये केस में भी आपका डायोड क्या था? उस केस में भी रिवर्स बायस था। जब आपका खत्म हो गया, लोअर पोटेंशियल पे आ गया, तो आपका चालू हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया और कैपेसिटर चार्ज करना चालू किया। So region B to C, in this region capacitor starts charging till VM because of conduction due to D2। तो region B to C में जो कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है? कौन से डायोड ऑन होने की वजह से हो रहा है? D2 ऑन होने की वजह से हो रहा है। एंड इन द लास्ट रीजन C to D, in this region capacitor will again discharge through resistor RL because both the diodes are non conducting। और जो लास्ट रीजन में जो बता रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, C to D में, वहाँ पे कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि वो केस में, वो रीजन में भी दोनों डायोड क्या है? ऑफ है। तो देखो ये पूरा इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना रहता है जब भी आपको क्वेश्चन आता है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर विथ शंट कैपेसिटर विथ इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। तो आपको इस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाना है, इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है, या इस तरीके से आप हाईलाइट करके बता सकते हो। ये जो हिडन में जो वेवफॉर्म है, इसको आप बोलोगे इट इज आउटपुट विदाउट फिल्टर, इसको आप मार्क करके बताओगे आउटपुट विदाउट फिल्टर। और ये जो ऊपर वाला जो डार्क में, उसको बोलोगे आउटपुट विथ फिल्टर। तो आउटपुट विथ फिल्टर में ये वेवफॉर्म है और आउटपुट विदाउट फिल्टर में ये वेवफॉर्म है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। क्योंकि अगर एक बार यस सर। ये मैं समझा दिया, तो इसका मतलब आगे का काम आपका आसान हो गया। अब मुझे फिर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग ने देखे, सेम वैसे ही आउटपुट किसका आने वाला है? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का आने वाला है। बस वहाँ पे जो डायोड्स, जो दो डायोड्स के नाम थे D1 और D2, यहाँ पे कितने डायोड्स के नाम लिखे जाएंगे? 4 डायोड्स के नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, सेम पूरा उसके जैसे ही वेवफॉर्म रहेगा, बस यहाँ पे देखो डायोड्स के नाम बढ़ गए। अब डायोड्स के नाम इतने बढ़ गए कि हम लोग को प्रॉपरली विजिबल भी नहीं हो रहे, दिख भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म था फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम तो क्लियर है ना आप लोग को? ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पैरेलल लोड रेजिस्टर के पैरेलल में क्या कनेक्ट करने का? खाली कैपेसिटर। तो ये आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में। बाकी ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। नाउ दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। तो ये इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म है। तो ये पूरा रेक्टिफायर को जो इनपुट दिया जा रहा है AC सप्लाई का, वो है। और ये जो आउटपुट जो आपको रेक्टिफायर करके मिलता है डॉटेड पे, डॉटेड हिडन लाइन में जो आपको दिख रहा है, दिस इज द रेक्टिफायर आउटपुट। अब इस रेक्टिफायर आउटपुट में आपने कैपेसिटर को रोल लेके आके चेंज कर दिए। तो यहाँ पे भी वही मार्क किया हुआ है। अगेन रीजन 0 to A, ये 0 to A रीजन में कौन सा डायोड ऑन होने वाला है? अगर आप ब्रिज टैप रेक्टिफायर यूज करें D1 तो T3।
वेरी गुड। तो वो मेरे डायग्राम का था, वो D1 D3 जो मैंने वो प्रेजेंटेशन वाला बनाया था। अब यहाँ पे जो नाम दिया हुआ रहेगा वो देख के बताना है। तो यहाँ पे नाम जो है D1 इधर पे है, D2 इधर पे, D3 इधर पे। D3 D4 ओके। ये केस में अभी आपका जो ऑन होने वाला है, हाँ यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हाँ अरेंजमेंट सर। ऐसा लिखा हुआ है कि D1 D2 ही ऑन होगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया तो ये वाला कंडक्ट करेगा और ये वाला कंडक्ट करेगा, तो बराबर है D1 D2 कंडक्ट करेगा। और D3 D4 नेगेटिव हाफ के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए कौन सा डायोड कंडक्ट करने वाले, D1 D2, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D3 एंड D4। तो वही हिसाब से यहाँ पे आपको मार्क करने में क्या दिख रहा है, D1 एंड D2। तो D1 एंड D2 यहाँ पे ऑन थे, तो कैपेसिटर आपका चार्ज कर रहा है। चार्ज करते करते पूरा फुल रिचार्ज हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, दोनों भी डायोड रिवर्स बायस हो जाएंगे और फिर कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज। तो कहाँ तक का डिस्चार्ज करेगा, फ्रॉम A टू B रीजन। तो A टू B रीजन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल एक लाइन में क्या लिख दिया है, ऑल डायोड्स आर ऑफ। ऐसा नहीं लिखा D1 D2 D3 D4 ऑफ, जब चारों बंद है तो आप एक लाइन में लिख दो ऑल डायोड्स आर ऑफ। तो रीजन A टू B में, सॉरी 0 टू हाँ A टू B में सारे डायोड क्या होते हैं, ऑफ होते हैं। फिर ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है इतना रीजन B टू C, तो B टू C में कौन से डायोड्स ऑन होने वाले हैं, D3 D4 वेरी गुड, D3 D4। तो D3 D4 ऑन होने वाले हैं, तो D3 D4 ऑन होने वाले हैं। फिर अगेन रीजन C टू D में सारे भी डायोड क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ऑफ। ऑल डायोड ऑफ। तो बस यहाँ पे देखो काय का चेंज हुआ है, यहाँ पे खाली नाम का चेंज हुआ है। वहाँ पे खाली D1 D2 डायोड्स थे, यहाँ पे 4 डायोड्स यूज होते हैं। तो वो 4 डायोड्स के अकॉर्डिंगली आपको नाम लिखना है, कौन सा डायोड कौन सी जगह पे ऑन हो रहा है और कौन से डायोड कौन सी जगह पे सारे ऑफ हो रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमेशा D1 D2 इधर पे लिखा हुआ है ऑन होने के लिए, और नेगेटिव हाफ साइकिल के रेक्टिफिकेशन के हिसाब से D2 D4 ऑन हो, D3 D4। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ मार्क किया हुआ है। अब आ जाते लास्ट जो अपना था वो कौन सा था, हाफ वेव रेक्टिफायर वाला। हाफ वेव रेक्टिफायर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सीधा सीधा क्या होता है, एक ही हाफ साइकिल में आपको रेक्टिफिकेशन मिलता है। तो एक ही हाफ साइकिल में आपको रेक्टिफिकेशन मिलता है, तो वो हिसाब से आपको इतना ज़्यादा अच्छा आपको वो भी नहीं मिलेगा, प्योर डीसी फॉर्म वाला भी नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बीच वाला पूरा सेक्शन ही गायब है इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो जब बीच वाला सेक्शन ही पूरा गायब है तो कैपेसिटर को जो डिस्चार्जिंग जो टाइम है, जो डिस्चार्ज होने का वो टाइम इंस्टेंट खाली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर वापस से उसके पास जब नेक्स्ट न्यू वोल्टेज आएगा तो चार्ज करना चालू करेगा। तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ शंट कैपेसिटर। तो आपने ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाया, उसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में जस्ट क्या प्लेस कर दिए, एक पैरेलल कैपेसिटर को प्लेस कर दिया। और ये आपका इसका वेवफॉर्म है। दिस इज द एसी इनपुट सप्लाई, जो एसी इनपुट सप्लाई आप इंटरनल अपना सर्किट को इनपुट में प्रोवाइड कर रहे हो। ये आउटपुट में आपको जो मार्क किया हुआ दिख रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट है हिडन में, यानी सिंगल पॉजिटिव हाफ साइकिल में रेक्टिफिकेशन मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, एक ही डायोड है तो डायोड ऑफ रहता है। तो जहाँ पे डायोड ऑन है तो यहाँ पे डी ऑन, यहाँ पे डी ऑफ, यहाँ पे डी ऑन डी ऑफ। लेकिन अब कैपेसिटर यूज करने की वजह से जगह चेंज हो गई, कौन से रीजन से कौन से रीजन तक का कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कौन से रीजन पे कौन से रीजन तक का कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, वो मार्क किया हुआ है। तो आपको क्या नजर आएगा, फ्रॉम रीजन 0 टू ए। तो जो रीजन 0 टू ए है वो रीजन तक का आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा डायोड ऑन है, सिर्फ डी ऑन है, एक ही डायोड यूज हुआ है डी, तो डी क्या आपका ऑन है। नाउ अब यहाँ से रीजन ए से लेके नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन के आउटपुट आने तक कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो डिस्चार्जिंग का टाइम काफी लंबा हो गया, काफी बढ़ गया है। तो कैपेसिटर पूरा अच्छी तरीके से अपने आप को क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। तो दिस फ्रॉम रीजन ए टू रीजन बी कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज कर रहे हैं, और वो केस में दोनों अपना वो केस में डायोड क्या है, ऑफ है। तो डायोड यहीं से ऑफ हो गया क्योंकि उसके पोलैरिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर लिया था वीएम तक, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल बढ़ गया, तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस होकर कैपेसिटर क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ से डायोड जो अपना ऑफ हो रहा है, ए से लेके बी तक का डायोड ऑफ हो रहा है, तो कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। अब वंस अगेन फिर इसके सामने जब आ गया वोल्टेज आ गया, रेक्टिफायर का आउटपुट आ गया, तो कैपेसिटर अपने आप को वापस से चार्ज करेगा।
तो अगेन फ्रॉम बी टू सी यहाँ पे डायोड वापस से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इन दिस वे ये आपको दिख रहा है जो आउटपुट यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जो आपको सिर्फ रेक्टिफायर का आउटपुट था तो वहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट वेवफॉर्म विदाउट फिल्टर। तो जो सिर्फ रेक्टिफायर वाला आउटपुट था तो आपने उसको दिखाया आउटपुट वेवफॉर्म विदाउट फिल्टर, और जो आपको ये कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला जो दिख रहा है उसको लिखा हुआ है आउटपुट विथ फिल्टर। तो इस तरीके से वेवफॉर्म में हाईलाइट किया हुआ है कौन सा वाला आउटपुट विदाउट फिल्टर है, कौन सा वाला आउटपुट विथ फिल्टर है। तो ओनली जस्ट रेक्टिफायर आउटपुट इज द आउटपुट विदाउट फिल्टर, एंड द output waveform which is highlighting the charging and discharging of capacitor, that the output is known as output with filter। और ये नीचे आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये रीजन बहुत दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कौन से रीजन में डायोड ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे हर जगह लिखा हूँ। और यहाँ पे आप लोग का नाम लिखना ज़रूरी है, हाईलाइट करना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है डायोड कंडक्टिंग। यहाँ पे आपको लेफ्ट में लिखना रहेगा कंडक्टिंग डायोड्स, तो कौन से डायोड कंडक्ट कर रहे हैं कौन से रीजन में, तो वो हाईलाइट होने की लाइन ये। तो ये रीजन तक का डायोड ऑन है, ये रीजन तक का डायोड ऑफ है, फिर वापस से 20 तक का यहाँ तक का ये रीजन तक का डायोड ऑन होगा, फिर यहाँ से आगे यहाँ तक का डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है, कंडक्टिंग डायोड्स। तो कंडक्टिंग डायोड्स कौन से रीजन के लिए कौन से डायोड कंडक्ट्स होते हैं वो लिखना, मार्क करना ज़रूरी है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ में आओगी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में रीजन वाइज वही समझाया हुआ है जो मैं आपको समझाया हूँ। और एक्सप्रेशन फॉर रिपल फैक्टर स्टिल ये प्योर डीसी फॉर्म में कन्वर्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग को दिख के आ रहा है। अभी भी आप जो कैपेसिटर का यूज़ किए तो एग्जैक्ट आपको डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक का एसी कंपोनेंट रिमूव हुआ है। तो रिपल फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो एक्सप्रेशन ऑफ रिपल फैक्टर, और रिपल फैक्टर हम लोग ने पढ़ चुके हैं, यानी वो फैक्टर जो इंडिकेट करता है हाउ मच अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट स्टिल प्रेजेंट इन योर आउटपुट। तो एसी कंपोनेंट अभी भी आउटपुट में कितना प्रेजेंट है, उस मेजर का नाम क्या है, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर फॉर शंट कैपेसिटर, तो शंट कैपेसिटर का यूज़ करके जो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है, R इज इक्वल्स टू 1/2√3 FCRL। तो ये F इज द फ्रीक्वेंसी, C इज द कैपेसिटर, जो आप कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू, और ये आपका क्या है, लोड रेजिस्टेंस। तो ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, F इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, 1/2√3 FCRL और हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये फॉर्मूला है जिसमें क्या क्या चीज़ें वो मैंने समझाया। तो 1/2√3, 2√3 तो एज इट इज़ है, F इज़ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, C इज़ द कैपेसिटर वैल्यू, ये जो आप कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो सर्किट में उसकी कैपेसिटर की वैल्यू, और RL मतलब लोड रेजिस्टेंस कितना यूज़ कर रहे हो। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्मूला खाली क्या हो गया है, 1/4√3 हो गया, 2√3 के बदले में 4√3 हो गया FCRL। सो 1/4√3 FCRL। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्सप्रेशन में देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि इन दिस एक्सप्रेशन, बाय लुकिंग दिस एक्सप्रेशन, रिपल फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टेंस RL। तो जो रिपल फैक्टर है वो किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस RL को। तो लोड रेजिस्टेंस RL को इनवर्सली प्रोपोर्शनेट कर रहा है, मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा लोड रेजिस्टेंस रहेगा उतना कम क्या रहेगा, रिपल फैक्टर रहेगा। यानी जितना ज़्यादा लोड रेजिस्टेंस रहेगा यानी उतना कम आपका क्या रहेगा, रिपल फैक्टर रहेगा, यानी रिपल्स उतने कम रहेंगे। तो लोड रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे हम लोग तो मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने लोड को कम कर रहे हैं ना, यानी जो आपको लोड का जो सप्लाई है उसको क्या है, यानी कम सप्लाई वाली चीज़ को यूज़ कर पाओगे। लोड रेजिस्टेंस बढ़ाना मतलब कम सप्लाई वाली चीज़ को यूज़ करना। एप्लीकेशन जो होगा आपका वो आपका कम सप्लाई वाला यूज़ होगा, लो वोल्टेज वाला यूज़ होगा। तो इसके लिए यहाँ पे वही दिया हुआ है फ्रॉम द एक्सप्रेशन रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर के एक्सप्रेशन को देखते हुए ये मालूम पड़ता है कि रिपल फैक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लोड रेजिस्टेंस को। तो कैपेसिटर फिल्टर इज बेस्ट सुटेबल फॉर, तो कैपेसिटर बेस्ट सुटेबल है किसके लिए, लो लोड एप्लीकेशन के लिए। तो छोटा एप्लीकेशन, छोटे लोड वाले एप्लीकेशन के लिए ये कैपेसिटर फिल्टर इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, तो लोड रेजिस्टेंस बढ़ गया तो मतलब लोड आपका क्या रहेगा, कम ही लेगा, कम लोड वाले यूज़ के लिए, पर्पज़ के लिए यूज़ होगा ये। लोड रेजिस्टेंस बढ़ाना मतलब सप्लाई को कम कर देना, रजिस्ट ज़्यादा कर रहा है ना, लोड का रेजिस्टेंस ज़्यादा कर रहा है, तो यानी आउटपुट का जो लोड है वो क्या देगा, कम देगा, जो वोल्टेज है जो पावर है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसके लिए रिपल फैक्टर जो है
वो बेस्ट सुटेबल किसके लिए यूज होता है? लो लोड एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे लोड का सप्लाई का रिक्वायरमेंट कम होता है। एडवांटेजेस ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर, तो एडवांटेजेस में आपके पास क्या है? डिज़ाइन इज सिंपल, इसकी डिज़ाइन क्या है? सिंपल है, स्मॉल साइज है, रिपल्स रिड्यूसेस इन द आउटपुट वोल्टेज, तो रिपल्स तो रिड्यूस तो होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेक्टिफायर, रिपल्स तो रिड्यूस हुआ है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर फिल्टर्स, बाकी के फिल्टर के कंपैरिजन में रिडक्शन इसका बहुत कम है। जो आगे के जो फिल्टर्स है हम लोग देखेंगे, इंडक्टर फिल्टर, एलसी फिल्टर, पाई फिल्टर, तो उनके कंपैरिजन में इसका जो रिपल्स का रिड्यूस करने का जो कैपेबिलिटी है उनके कंपैरिजन में कम है। बाकी एडवांटेजेस में क्या दिखेगा आपको? इसकी डिज़ाइन वगैरह सिंपल है, खाली एक कंपोनेंट यूज हो रहा है कैपेसिटर, उसको पैरेलल में प्लेस कर दो, तो डिज़ाइन में तो कुछ है ही नहीं, साइज में भी कुछ नहीं है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फिल्टर क्या है? रिपल फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरएल, तो जो रिपल फैक्टर जो है वो क्या है? अभी हम लोगों ने देखे, रिपल फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टेंस आरएल, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ सूटेबल किसके लिए है? लो लोड पर्पस के लिए है, लो लोड एप्लीकेशन पर्पस के लिए। हैवी लोड के लिए आप नहीं यूज कर सकते। हैवी लोड के लिए यूज करने जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? रिपल फैक्टर बढ़ जाएगा, और रिपल फैक्टर बढ़ा के क्या मतलब है? आपको जब फिल्टर यूज कर रहे हो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो अगर जहाँ पे रिपल बढ़ जाए तो फिर वो भी इसका पर्पस नहीं है। तो इसके लिए ये जो शंट कैपेसिटर है, इसलिए वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे लोड का रिक्वायरमेंट कम होता है, तो ये लो लोड एप्लीकेशन वाले पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। लो लोड एप्लीकेशन में अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे रिपल फैक्टर भी, इसमें रिपल्स भी क्या रहेंगे? कम रहेंगे, एसी कंपोनेंट्स भी क्या रहेंगे? कम रहेंगे। अगर हैवी लोड की तरफ जाओगे तो ये फिल्टर को यूज़ करके आपको रिपल भी क्या मिलेगा? ज़्यादा ही मिलेगा। So I think that's all for today's lecture. I hope you must be have understood the role of capacitor filter in the rectifier circuit. So today we have completed the topic of shunt capacitor for all the three types of rectifier circuit, and in the end we have also seen their expression, और ये चीज़ को ऑब्जर्व भी किए, कंक्लूड किए कि कैपेसिटर फिल्टर को जो यूज़ करना है वो कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है? लो लोड वाले एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है। अगर हैवी लोड वाले एप्लीकेशन के लिए यूज़ करोगे तो आपको रिपल्स ज़्यादा मिलेंगे, यानी एसी कंपोनेंट आउटपुट में ज़्यादा मिलेंगे फिर। So that's all for today's lecture. Once again, thank you very much everybody for joining.